करप्शन की लेवल इतनी हाई हो गई कि गवर्नमेंट चेंज होता ही रहता था, लेकिन करप्शन के लिए कोई भी चेंजेस का माहौल नहीं हो रहा, चाहे गांव में, चाहे पहाड़ों में, चाहे सिटी एरिया में। ये बड़े बड़े नेता लोग, उनके फैमिली लोग, वो मस्ती कर रहे विदेश में। गरीब लोग एक बंद कोठा में बैठ के एक सपने बुन रहे बाहर जाने के लिए। इतनी सही मनसा से, सही नियत से चले थे आंदोलन को लेके, तो हिंसक रूप कैसे? काफी लोग फ्रस्ट्रेशन थे, तो आगे चले गए। आगे चलने के बाद प्रशासन ने, वो गवर्नमेंट ने अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन जो चला था बेहतरी के लिए, वो बाद में पद पाने के या उस तरह की चीजों में फंस कर रह जाए? मुझे लगता है कि जैन जी लोग को पॉलिटिशियन बनने के लिए इरादे से नहीं आए। नहीं, ऐसा तो नहीं। जैन जी अब हमेशा एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करे सरकार के खिलाफ। गवर्नमेंट जनता की आवाज नहीं सुनेगा तो ये लोग बोल सकते हैं ना, आगे भी ये हो सकता है। नेपाल के जैन जी आंदोलन की दमक पूरी दुनिया ने देखी। जनता से मतलब युवाओं ने आंदोलन किया, उसके बाद हिंसा हुई और अब बात पुनर्निर्माण की हो रही है। अंतिम सरकार बन गई और आज एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि जैन जी ने एक घोषणा की कि वो पुनर्निर्माण का जो प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया होगी, उसमें साफ सफाई भी करेंगे और बदलाव की दिशा में काम करेंगे, साथ देंगे। मेरे साथ जो साथी हैं वो हैं, जब पहले दिन आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी, जब बाइक लेके जो जैन जी या जैन जी के नेता क्या है, जैन जी के साथी जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। मेरे साथ केपी खनाल हैं। बड़ी खासियत है केपी की कि वो महज 25 साल की उम्र में बड़े सोशलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवा करते हैं और लगभग 12 साल की उम्र से, यानी कि 25 साल की उम्र है और 13 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। केपी खनाल, आप बताइए कि जो आंदोलन है, जैन जी आंदोलन, इसकी शुरुआत कैसे हुई, सोचा कैसे हुई? Thank you for inviting me. First of all, I want to thank you, and I want to talk to हिंदी। हाँ, आप हिंदी, जैसे हिंदी नेपाली जैसे आप कंफर्टेबल है। ठीक है। तो हम लोग काफी नेपाल में बहुत साल से लोग कह रहे थे कि करप्शन हो रहा है। ये करप्शन हर जगह हो रहा था, चाहे गांव में, चाहे पहाड़ों में, चाहे सिटी एरिया में, चाहे जितने भी एरिया में। तो ये करप्शन की लेवल इतनी हाई हो गई कि उसको गवर्नमेंट देख नहीं पा रहा था। चाहे यहाँ पे हर टाइम गवर्नमेंट चेंज होता ही रहता था, लेकिन करप्शन के लिए कोई भी चेंजेस का माहौल नहीं हो रहा था। माहौल ऐसा आ गया कि हर जगह लोग कह रहे थे कि अब सह नहीं सकेंगे हम लोग, अब ज्यादा हो गया। तो काफी सालों से काफी एरिया में युवा लोग इसके विरुद्ध में आवाज उठा रहे थे, काफी प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी ऐसा सिचुएशन आ गया एक दो हफ्ते से, जो अभी रिसेंटली इस देश का गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया। तो लोग खुद ही बेरोजगार थे, युवा लोग ज्यादातर बेरोजगार थे। हर लोग गांव से आके काठमांडू में कुछ जिंदगी बनाने के लिए वो आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि उसने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। ऐसे भी गवर्नमेंट से लोग से करप्शन के लिए दिक्कत थी, उसमें ही उसने घी उड़ाना और सोशल मीडिया भी बैन कर दिया। उसने बोला सोशल मीडिया जब तक यहाँ पे डरता नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद ऐसा सिचुएशन आ गया कि लोग जो शहर में बैठते थे, जो गांव से आते थे, उन लोग को क्या लगा कि ये बड़े बड़े नेता लोग जो सालों से यहाँ पे शासन कर रहे, उनके बेटे, उनके फैमिली लोग जो है वो मस्ती कर रहे विदेश में जाके। तो गरीब लोग, नेपाली कॉमन पीपुल जो है, उन लोग क्या कर रहे, वो लोग सिर्फ क्या कर रहे, एक बंद कोठा में बैठ के एक सपने बुन रहे बाहर जाने के लिए। तो नेता लोग जो थे, उन लोग के बेटा बेटी बाहर घूमने के लिए जाते थे। नेपोकिड आंदोलन, वही आंदोलन का एक कैंपेन शुरू हो गया।
टिकटॉक में, सोशल मीडिया टिकटॉक के से? एक टिकटॉक ऐप है, उससे क्या हो गया, वेक अप नेपाल। अब अब जेन जी एज के लोग जागना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भी देश छोड़ने के बजाय और कुछ भी नहीं रहेगा अगर हम लोग नहीं जागे तो ऐसा कैंपेन होगा कि इसका लीडर कौन है, इसका कौन है, कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी अभी तक भी मालूम नहीं है इसका लीडर कौन रहेगा, इसका लीडर कैसे करेंगे बोल के सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो गया। तो ये ट्रेंड हर लोग को फ्रस्ट्रेशन था, हर लोग को क्या था, फ्रस्ट्रेशन था। तो हर लोग समर्थन कर रहे हैं इसमें, हर आदमी, हर सेलिब्रिटी लोग, पिछड़े वर्ग लोग, मीडिया से लेकर हर लोग इसके सपोर्ट में आ गए। तो उस दिन 8 सितंबर को जो हुआ, उस दिन एक कैंपेन इनडायरेक्टली अनाउंसमेंट हो गया। किसने किया, कहाँ से किया, किसी को मालूम नहीं हुआ। ये बोले तो वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल वॉर रहेगा, जो डिजिटल के वजह से एक देश का शासन ही चूक गया, शासन ही घुला टेक गया। हाँ, ये बात वर्ल्ड का क्या सच्चाई भी है कि पहला ऐसा आंदोलन है तो सोशल मीडिया पे चला, उसकी वजह से सरकार गिर। हाँ, तो सोच लीजिए कि सोशल मीडिया आज के जमाने में इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया, अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया, उसके लिए सड़कों में आने नहीं पड़ेगा, एक सोशल मीडिया की वजह से भी सरकार कोना देगी। आप यानी के पी खनाल जो शुरू के वीडियो आ रहे हैं, दुनिया ने देखे हैं, एक माइक जीतते लोग कुछ लगा युवा है चढ़े हो, आपके हाथ में भी माइक है, आप इस कैंपेन के हिस्सा कैसे बने? तो देखिए, मैं काफी साल से सोशल वर्क में काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसमें काम कर रहा हूँ। इससे पहले सोशल वर्क में काम करते वक्त मैं जितने भी गवर्नमेंट आते थे उन लोग से भी मैं काम करता था, क्योंकि वो लोग से नहीं करता था, उनके पद से करता था, उसके जिम्मेवार से करता था। जितने भी लोग थे, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, उन लोग को मैं हर बार कहता था आइए सफाई कीजिए। मैं एक सफाई का कैंपेनर हूँ, मैं एक स्वच्छता का कैंपेनर हूँ। मैं काफी सालों से सफाई कैंपेन कर रहा था। काफी बड़े बड़े लोग के प्रोटेस्ट के बाद काफी मेरे विरुद्ध में भी कितने लोग ने मेरा बड़े बड़े नेता के साथ का वीडियो भी डाला, फोटो भी डाला। इसकी वजह से क्या है कि काफी लोग मेरे अगेंस्ट में चले गए थे कि ये तो उन लोग के साथ था। मैं सिर्फ उन लोग के साथ में नहीं, उन लोग के पोजीशन, जो पोजीशन में मेयर रहते थे, जो पोजीशन में मिनिस्टर रहते थे, जो पोजीशन में प्राइम मिनिस्टर रहते थे, उन लोग के साथ भी मैंने सफाई किया था। उन लोग को बोलता था हर वक्त। 25 साल का युवा, हाँ, और वो बात कर रहा है साफ सफाई की, और आप जैसे बताया गया मुझे कि 12 साल की उम्र से साफ सफाई। जी, मेरे एक उम्र थी, मैं भारत के सीमाना का नजदीक का एक बेटा हूँ, जहाँ से नेपाल के फार वेस्टर्न स्टेट रहता था, जहाँ से उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर रहता है। उस जगह में मेरे पापा के एज में अभी भी यूथ लोग इंडिया ही जाते हैं काम करने के लिए। तो मेरे पापा पहले व्यापारी थे और नेपाल में कुछ नहीं हुआ, वो इंडिया चला गए। तो इंडिया चलन जाने के बाद मैं गांव में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मैं एक फ्रीडम मिल गया, मेरे छोटे उम्र में मेरे को क्या मिल गया, फ्रीडम मिल गया। तो मैंने, जब रेडियो का जमाना था, अंतिम, हम तो रेडियो जमाने के अंतिम जनरेशन के, तो मैं सोचता था कि रेडियो में बोलने आदमी कैसा रहता है। तो मैं रेडियो में प्रोग्राम चलाने लगा 6 क्लास से। सोचिए, अभी मैं इंडिया में देख रहे जितने भी मैं बड़े बड़े लोग, जितने भी जिसका बेटी है, जिसके बेटा बेटी है जो 6 क्लास में पढ़ते हैं, सोचिए उन लोग को अभी सिर्फ गेम खेलता पड़ता होगा, वो लोग सिर्फ गेम खेलते होंगे, लेकिन हम 6 क्लास में एक रेडियो में जर्नलिस्ट होते थे। तो उस वक्त से 6 क्लास से 10 क्लास तक में रेडियो में जर्नलिस्ट हो गया। उस वक्त में चाइल्ड राइट्स के बारे में आवाज उठाता, चाइल्ड राइट्स के लिए मैं आवाज राइज करता था। तो उससे ही मेरा मनोबल बढ़ते बढ़ते चला गया। लेकिन क्या है कि जब 10th क्लास से ऐसे ही हुआ, उस खत्म होने के बाद मैं इंडिया में 3 महीने काम भी किया हूँ, मैं होटल में काम भी किया हूँ मुंबई में। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं होटल में, एक रेस्टोरेंट में भाड़ा मांगने लोग जो मोरे कहते हैं, मोरे में मैं काम करता था इंडिया में। तो 3 महीने काम करने बाद तभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी हुए थे। तो 3 महीने जब मैंने काम किया, तो वहाँ के सेठ लोग क्या कहते थे, के पी खनाल तू यहाँ ना पट, तो काम करने के लिए मत आ, तू बहुत बड़ा आदमी होगा बोल के बोलते थे। आज मैं, अगर मेरा ये कैंपेन, अगर मैं जिस मजदूरी में काम करता था मुंबई के होटल में, आज मेरे वो मालिक ने देखा होगा तो शायद मेरे को वो प्राउड फील करेंगे। मैं वो बताना चाहता हूँ। आप सीधे सीधे कहें कि होटल में बर्तन सफा भी करता था मैं। तो मैंने कभी भी छोटा नहीं सोचा। ठीक है, 3 महीने उस पर काम करा। उसके बाद जब मैं गाँव फरका, तो +2, 11, 12 क्लास पढ़ने के बाद मैं गाँव में एक कैंपेन, स्वच्छता का कैंपेन के लिए लगा।
तो स्वच्छता के कैंपेन लगते लगते मैं 2017 में फर्स्ट टाइम मैं काठमांडू आया हूँ। तो काठमांडू आने से मेरे गांव से एक दिन लगता है, एक रात पूरा लगता था। तो उससे ही मैंने कैंपेन शुरुआत किया था। 2017 में 1700 लोग को काठमांडू में सड़कों में उतारा था, वो भी मेरे पास एक वीडियो है। तो मैंने हर वक्त चाहा कि पहले खुद बदलो उसके बाद देश बदलेगा, एक स्लोगन ही था। तो ये कैंपेन करते 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 आज ऐसा दिन आ गया कि सफाई तो हो रहा था। अभी जो करप्टेड आदमी थे उन लोग का भी उसकी सफाई के लिए भी मैं एक हिस्सेदार बना। जो कैंपेन 8 सितंबर को हुआ था, वो जो कैंपेन रियलिस्टिक कैंपेन था, जो कैंपेन में हर जिंजी का आवाज था, जो कैंपेन में हर लोग सुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में थे, वो कैंपेन में हमने लगा था। लेकिन क्या हो गया, एक क्रूर शासन ने उसी पे आ रहा हूँ ऊपर टोकरा बात को कि आमजनी हुई, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, कुछ अधिकारी मार दिए गए, युवाओं की भी जान, दुनिया में भी छवि धूमिल हुई नेपाल की। तो ये कैसे हुआ जब आप लोग इतनी सही मनसा से सही नियत से चले थे आंदोलन के लेके, तो हिंसक रूप कैसे? मैं भी वो देख के बहुत परेशानी हूँ। मैं समझता आज जब मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो वीर शहीदों को मैं सम्मान करना चाहता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन करना चाहता हूँ, जिसने ये क्रांति के लिए एक आवाज उठाए। हम लोग तो एक सिर्फ क्या थे, एक आदमी थे जिसने आप वॉइस राइज किया। वो लोग रियल लीडर है जिसने ये रियल जेनजी आंदोलन के लिए अपनी जान घुमाई। वो इस आंदोलन के रियल लीडर है, क्योंकि ये इसका लीडर कोई चुना नहीं था, क्योंकि इसका लीडर वो बलिदान करने वाली जो 51 लोग थे, उन लोगों को देना चाहता हूँ मैं। तो एक कैंपेन शुरुआत में स्टार्टिंग हुई जिसमें गवर्नमेंट ने आप लोग को एक्सेस दिया था, कोई लोग ने उसको एक्सेस लेके आया था। तो पहले शांतिपूर्ण था, आपने बोला हम लोग सिर्फ भ्रष्टाचार का अंत हो और भ्रष्टाचार करप्टेड गवर्नमेंट इस्तीफा दे बोल के हम लोग कुछ नारा लगा रहे थे। वो नारा लगाते लगाते हम लोग रैली कर रहे थे। रैली जब एंडिंग पॉइंट में आया तब काफी लोग का फ्रस्ट्रेशन था, काफी लोग फ्रस्ट्रेशन थे। तो हम लोग ने उस तरह कार्यक्रम को भी एंडिंग किया था, लेकिन कुछ उसमें घुसपैठ हुई, काफी लोग को परेशानी हुई, वो फ्रस्ट्रेशन था होगा। तो आगे चले गए। आगे चलने के बाद प्रशासन ने, वो गवर्नमेंट ने अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। तो उसके बाद वो लोग, जो लोग को एक बदलाव लेना था, वो लोग जिसको ये बदलाव का एक जुनून था, वो लोग बेरहम तरीका से राज्य ने उनको मौत की घाट उतार दिया। कि भी भाई एक बात ये कही जा रही है दुनिया में, आज कुछ लोगों से मिला, वैसे लोगों से मिला जो पॉलिटिकली पहले से एक्टिव रहे, उनका कहना है कि एक सरकार, अंतरिम सरकार चुनेगी, अच्छी बात है, पर जेनजी ने एक गेमिंग ऐप पे एक तरह से जन समर्थन जुटाया। क्या कुछ 4-5 हजार युवाओं की, और वो भी गेमिंग ऐप पे, मतलब किस तरह का भविष्य ये जा रहा है नेपाल का, क्यों सरकार है गेमिंग ऐप पे चुन ले रहे हैं? वो तो ऐसा है, गेमिंग ऐप तो क्या है कि अभी जिंजीएस तो बहुत टीनेजर रहता है ना, तो वो लोग जो गेम पे रहते हैं वो लोग, उन लोग को उनमें इंटरेस्ट लगता है क्योंकि ये डिफरेंट है, वर्ल्ड डिफरेंट है। ये एक प्रोटेस्ट था, तो जो लोग, जो जिंजी लोग जिसको गेम पसंद है, वो उन लोग से भी कनेक्ट होता है। ये क्या था कि सर, ये हर जगह से यूनाइटेड थे वो लोग, हर जगह से। तो वो जो गेमिंग ऐप था, वो ऐप में भी लोग का एक फ्रीडम है कि उन लोग बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग को और सोशल मीडिया पसंद नहीं आता होगा। तो हर लोग का फ्रीडम जो था, वही फ्रीडम में उन लोग रहना चाहते थे। तो वो बंद कर रहा था गवर्नमेंट, तो इसीलिए वो लोग उसी से चला रहे थे, लगता है मेरे को। तो इसमें क्या है कि कौन लोग कहाँ से चल रहे हैं, कौन लोग किधर से चल रहा था, नहीं थी, ये सिर्फ एक ही बात है। जेनजी के भी कई ग्रुप सामने आने लगे हैं अलग अलग। मैं नहीं कह रहा कि हमें अभी शुरुआत में बात करनी चाहिए कि अलग अलग हो रहे हैं, पर आज आपके साथ काफ़ी युवाओं के थे, कुछ और साथी भी अलग अलग। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनजी की अब राजनीति महत्वाकांक्षाएं हो, जेनजी के लोग पे सवाल उठ रहे हैं क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, नहीं होंगे, कैसे करेंगे? तो अब जो एक समूह था जिसका कोई नेता नहीं था, अब कुछ लोग सामने भी आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आंदोलन जो चला था बेहतरी के लिए, वो बाद में पद पाने के या उस तरह की चीज़ों में फंस के रह जाए? मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जिन लोग को पॉलिटिशियन बनने के लिए इरादे से नहीं आए, तो ऐसा लगता होगा काफी लोग को, क्योंकि अभी जैसा माहौल बन गया, तो लोग कहते होंगे कि जिन लोग ही इसको लीडरशिप करके पॉलिटिशियन बन जाएंगे, अथवा इसको वो क्या कहते हैं
कि वो मंत्री में जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से तो वो मैंने सोचा भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ देश बनाने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ इतना साल हो गया समाज को सुधार करने के लिए आया हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कल भी किया था और परसों भी करूंगा। तो हर वक्त मेरा यही रहता है कि फर्स्ट नेशन रहता है, देश को रहता है पहला। मेरा प्रेम जो बोलते हैं ना, पहले प्रेम ही मेरा देश है, उसके बाद ही मैं रहता हूँ और मेरे फैमिली रहते हैं। तो हर जंजीर लोग को यही कहना चाहता हूँ, कहना पड़ेगा कि हम लोग अभी जिस सिस्टम के लिए लेने के लिए आए थे, अब इंटरिम गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट को अब लगता है 6-7 महीने के बाद इलेक्शन करना पड़ेगा। तो इलेक्शन में हर कोई आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन में तो ये मकसद नहीं है कि ये आंदोलन किया और नेता बनने के लिए आ गया। ये तो अभी बनेगा तो कुछ पड़ेगा, लेकिन उसके बाद इलेक्शन आएगा तो हर लोग उसके लिए तो फ्रीडम है, जो भी उठना सके तो उठ सकता है। वो अभी सिर्फ जो हमारे खनाल चुनाव लड़ेंगे, वो तो मेरे को नहीं, मैं नहीं कह सकता। वो तो वो कर्म करेगा। जितना मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, जितना मैंने अभी तक काम किया हूँ, अगर ऊपर वाले, मैं तो श्री पशुपतिनाथ को ज्यादा समझता हूँ, मैं तो इतना आध्यात्मिक हूँ कि एकादशी और सोमवार को तो मैं व्रत पढ़ता हूँ। तो जितना भगवान ने लिखा हुआ है उतने तक मैं जा सकता, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। अभी जितना भगवान को, जितना वैदिक सनातन को आप फॉलो करते रहेंगे ना, उतना ही बनेगा। क्योंकि हर जगह जो युद्ध होता है ना, युद्ध ही अभी जो युद्ध हुआ तो ये भी एक ट्रेड था। गॉड ने बोला होगा कि तुम लोग जाओ और ये जो करप्टेड लोग हैं उन लोग को एक घोड़ा टिकवाओ, तो गए लोग, ठीक है। तो आगे जाके आपने बोला एक जो सिस्टम में तुम लोग जाओ बोलेंगे तो जा सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त कोई सोचा भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। अब हम देश पुनर्निर्माण के अभियान में जाएंगे, देश को बनाने के लिए जाएंगे। देश के हर जगह जहाँ पे हमारे संस्कृति, हमारे संपत्ति, हमारे संपदा जो टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं, उन लोग को हम जोड़ के आगे बढ़ाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जैन जी अब हमेशा एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करे सरकार के खिलाफ? अब क्या है कि सरकारी जेनजी लोग बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जेनजी लोग बाहर रहेंगे। जेनजी लोग एक वॉच करेंगे, जेनजी लोग हर समय जेनजी चेंज तो होते ही रहेंगे ना। तो हर वक्त एक जनरेशन आएगा, अगर ये उनके खिलाफ में गवर्नमेंट हर वक्त जाएगा, गवर्नमेंट जनता की आवाज़ नहीं सुनेगा, तो ये लोग बोल सकते हैं ना, आगे भी ये हो सकता है। तो अभी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट हम लोग के लिए ले आए हैं, ये जनता के लिए ले आए हैं। जनता को शांति, सुव्यवस्थित और सुशासन कायम करने के लिए ले आए। जितने भी बड़े आदमी लोग थे, जितने भी गवर्नमेंट में गए हुए थे, जितने भी पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो नेता कहते थे, उन लोग को उन लोग का जो प्रॉपर्टी को जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लाए हुए हैं। तो ये जब अच्छे रहेगा तो आगे एक नया दिशा बनेगा। अब 6-7 महीने के बाद एक मेरे को लगता है कि इस तरह से बहुमत का सरकार बन जाएगा, तो उसके बाद तो देश चलेगा। जो नेता कुछ भाग गए, सेना के कैंपों में है, हाँ, अब उनके प्रति जब वो लौटेंगे, लौटेंगे हाँ, सेना के साथ तो कब तक रहेंगे? तो अब जैन जी ने कुछ सोचा उन लोग साथ क्या व्यवहार करें? मेरे को लगता है कि वो लौटेंगे नहीं। मेरे को लगता है कि वो लोग फिर पॉलिटिशियन में आएंगे। मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आएंगे लोग, मेरे को नहीं लगता है। वो उन लोग को लगता होगा तो उन लोग का भी सही होगा, क्योंकि अभी तक जितना भी उन लोग ने किया है उसका रिजल्ट तो आप लोग देख। पर उनसे जुड़े कुछ लोग ये कह रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग, उनका बात है। हम लोग का सिर्फ ये है कि उन लोग को हटवाना था, हटा लिया। उन व्यक्ति को कोई परेशान नहीं है। उन लोग का जो कर्तव्य था ना, उन लोग अगर एक घर के ही आदमी रहते तो हम लोग का कोई लेना देना नहीं था ना। उनके कुछ लोगों का कहना, मेरी याद में बात है कि सुशीला कार्की जी जो बनी है, संविधान में तो है ही नहीं कि कोई चीफ जस्टिस जो है। तो नहीं, वो तो ऐसा हो गया कि देश में तो ऐसा काल हो गया कि अभी मिलिट्री ने उसको खुद ही, प्रेसिडेंट और मिलिट्री मिलकर कुछ दिशा लेने के लिए था ना। तो ये तो एक ऐसा आ गया था कि अभी सिस्टम ही चुकने वाला था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो गया था कि एक समय उनकी तरफ से सवाल कर रहा हूँ आपसे, चूंकि अब बड़े चेहरे हैं युवा आंदोलन के, अभी तो संविधान को थोड़ा सा साइड पर रख के आवश्यकता अनुसार जो कहा, आवश्यकता अनुसार जो राष्ट्रपति, कुछ लोग है उन लोगों का ये भी कहना कि कल कुछ और आवश्यकता अनुसार के संविधान को बदल देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उन लोग फिर आवश्यकता करने के लिए क्या देश में विध्वंस निकालेंगे? क्या उन लोग फिर आंदोलन में जाएंगे? क्या उन लोग को चाहिए कि वो करप्टेड नेता और देश में आना चाहिए? उसके लिए वो लोग करेंगे और जनता सपोर्ट करेगा? आपको लगता है कि उन लोग फिर
पुराने नेता और पुराने चेहरे के नेता देश में आओ और बचाओ बोल के उन लोग प्रोटेस्ट करेंगे और जनता समर्थन करेंगे? आपको लगता है वो कभी भी नहीं होगा, वो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो सोचने का बात ही नहीं है। अगर उन लोग को जो उन लोग के प्रति आस्था है, वो जो यूथ लोग है उन लोग का, वो उन लोग की फ्रीडम का बात है, वो इलेक्शन में आएंगे ना तो इलेक्शन उन लोग कर सकते हैं, वो ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब जो चाहते हैं कि अब वो जब लौटे क्यों ना जेल में डाला जाए? वो तो डेफिनेटली जेल में जाएंगे ना, उन लोग का इन्वेस्टिगेशन रहेगा। अगर उन लोग ने कुछ नहीं किया है, जो भी तो कुछ दिनों पहले तक तो वो भी उन लोग को तो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा ना, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लेकिन जिन नेताओं की महिला, उनकी एक की पत्नी है, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री को बुरी तरह से मारा पीटा गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो क्या उनकी सुनी जाएगी? मतलब ऐसा है जी, वो तो एक घर में थे, वहाँ पे आर्मी लोग भी थे, वहाँ पे पुलिस लोग भी थे, तो ऐसा हो गया कि जनता में फ्रस्ट्रेशन था ना, जनता में एक फ्रस्ट्रेशन था, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकल गया। वो तो उन लोग को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है ना, उन लोग को तो सिर्फ प्रोटेस्ट दिखवाना था ना, वो दिखवाना था। उसके बाद जो हुआ हिंसात्मक, तो जिन लोग चाहते नहीं है, ठीक है, ये हिंसा जिन लोग की हिंसा नहीं है, ये हिंसा जो किया वो तो सुरक्षा लोग, वो जो जिसको उन लोग देख रहे थे, जिसको वो लोग सिक्योरिटी कर रहे थे, उन लोग की बातचीत है, उन लोग की बात के विषय है कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग तो सिर्फ जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था, जो पीसफुली प्रोटेशन था, उस दिन का प्रोटेशन था। उसके बाद जो हुआ वो तो गवर्नमेंट की वजह से हो गया ना। 6 महीने में चुनाव होंगे, आपको लगता है सर? अभी तक तो मेरे को लगता है क्यों नहीं होगा, 6 महीने के बाद ही हो जाएगा। सुशीला कार्की जी को बहुत सख्त माना जाता है। हाँ, सख्त मान जाता, इसीलिए तो चुन लिया ना जिन लोग ने, इसीलिए तो उनको चुना। मेरे को लगता है वो करेंगे, इसीलिए तो वो चुन गए, इसीलिए तो उनने। तो अब यहाँ आज काठमांडू की धरती से आपसे कहें कि अब नेपाल शांत होगा, स्थिरता आएगी, नेपाल नई दिशा में बढ़ेगा? आपने हर समय शांति देश था, ये प्रकृति का देश है, नेचर का देश है, ये एक वैदिक सनातन का देश है। यहाँ पे का हर जगह हर जगह में, आप धरती में देखिए, हर धरती में देवी रहते हैं। ऐसा देश है कि हर जगह आप देखो, काठमांडू हर जगह में मंदिर ही मंदिर देखेंगे, हर जगह में आप मंदिर बैठेंगे, हर एरिया में आप लोग मंदिर बैठेंगे। तो ऐसा पीसफुल देश तो दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं। तो हर जगह में पीस था, लेकिन क्या है कि कभी कभी ऐसा चीज हो जाता है जिसको हम चाहते नहीं है।